हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको मोहम्मद बिन कासिम से ब्रिटिश तक पढ़ाया जाएगा, अर्थात भारत पर प्रथम आक्रमण से चार्टर एक्ट 1833 तक के सारे इवेंट, सारे फैक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय खराब किए आइए शुरू करते हैं। भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। 712 ईस्वी में उसने सिंध पर आक्रमण किया और भारी तबाही मचाई। वह भारत से 2 किताबें, ब्रह्म सिद्धांत और खंड काव्य, उठा ले गया। इस्लाम का यह भारत में पहली बार आगमन हुआ। मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ पर आक्रमण का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, यहाँ से वेल्थ को लूटना। वह शासन के लिए नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से धन को लूटने के लिए आया था। उसके पश्चात मोहम्मद गजनवी या गजनी 1000 एडी से 1027 एडी तक 17 बार भारत पर आक्रमण करता है और यहाँ से धन लूट कर ले गया। उसको बूत सिकान का टाइटल मिला था, अर्थात आइडल डिस्ट्रॉयर। वह इतना तबाही करता था कि उसको बूत सिकान का टाइटल मिला था। वह 1026 में सोमनाथ के मंदिर पर गुजरात में अटैक किया और 1027 एडी में वह गजनी का अंतिम आक्रमण राजस्थान में हुआ, जो कि जाटों के ऊपर था। मोहम्मद गजनवी का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, वेल्थ को लूटना। वह यहाँ से वेल्थ को लूट कर वापस चला गया। गजनी के साथ 2 महत्वपूर्ण लोग आए थे, एक का नाम था अलबरूनी और दूसरे का नाम था फिरदौसी। अलबरूनी ने तहकीके हिंद नामक किताब लिखी थी और फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। अलबरूनी की किताब तहकीके हिंद मिडवल हिस्ट्री की पहली किताब थी। तो अगर क्वेश्चन आता है मिडवल हिस्ट्री की पहली बुक कौन सी है, तो वह है तहकीके हिंद। 1030 में गजनी मर गया। कहाँ मरा था? अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में उसकी मौत हो जाती है और उसके मरने के बाद 150 सालों तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं होता है। उसके पश्चात 1170 एडी में मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान का राजा बनता है और 1175 से भारत पर आक्रमण करना शुरू कर देता है। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ और यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। मोहम्मद गोरी यह युद्ध हार जाता है। अगेन 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जो मोहम्मद गोरी और चौहान के बीच में होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और बंदी बना लिए जाते हैं और इन्हें मार दिया जाता है। इनके हार का मुख्य कारण था राजा जयचंद का विश्वासघात। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। अगेन 1194 में बैटल ऑफ चंद्रावर होता है, जहाँ पर गोरी कन्नौज के राजा जयचंद को भी हरा देता है और उनको हराने के बाद वह अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को जनरल अपॉइंट करके भारत में रूल स्थापित करता है। 1206 में गोरी की मृत्यु हो जाती है और गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक खुद को इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र रूलर घोषित करते हुए दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है। यहाँ से हम लोगों को 5 वंश पढ़ने हैं या 5 डायनेस्टीज़ को पढ़ना है, जो कि हैं स्लेव डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी। स्लेव और गुलाम एक ही है। खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी में इब्राहिम लोदी से युद्ध होता है बाबर का और वहाँ से मुग़ल वंश का शुरुआत होती है। तो मुग़ल वंश से पहले हमें इन 5 डायनेस्टीज़ को पढ़ना है। तो शुरू करते हैं स्लेव डायनेस्टी या गुलाम डायनेस्टी से। स्लेव डायनेस्टी यह तुर्क से जाने जाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे ईस्ट तुर्किस्तान से बिलोंग करते थे। इनका पहला रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 तक राज किया। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया था और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू कराया था, परंतु पूरा न करा सका। तो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन उसके दामाद इल्तुतमिश ने पूरा कराया। पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। उसका लड़का था आराम शाह, जो कि दामाद इल्तुतमिश द्वारा मार दिया जाता है। इल्तुतमिश उसको लड़के को मारने के बाद खुद को शासक घोषित करता है और इल्तुतमिश का राज्य 1211 से 1236 तक रहा। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसने इक्ता सिस्टम बनाया था। एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए उसने इक्ता सिस्टम बनाया था और जो इक्ता का हेड होता था उसे इक्तेदार बुलाया जाता था। इसके अतिरिक्त उसने 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था, जिसे हम चहलगानी बोलते थे। चहलगानी, इसमें सभी के सभी तुर्क थे और इक्ता का हेड जो इक्तेदार होता था, यह पोस्ट
हायरार्कियल नहीं होती थी, अर्थात इक़्तिदार का बेटा इक़्तिदार बनेगा ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। और इसमें 3 से 5 साल में स्थानांतरण का प्रोविज़न था, अर्थात इक़्तिदार का 3 से 5 साल में स्थानांतरण हो जाता था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश मरने से पहले रजिया को शासक घोषित अनाउंस करके उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके मरने के पश्चात दिल्ली के लोग रजिया को सुल्तान बनाना चाहते थे, मगर जो चालीसा था जिसमें सभी के सभी पुरुष थे, सभी के सभी तुर्क थे, वह रजिया को सुल्तान नहीं बनाना चाहते थे। वह एक महिला के अंदर नहीं राज करना चाहते थे। अतः रजिया को बहुत संघर्षों के बाद रजिया को राजा बन गई। रजिया सुल्तान बनने के बाद जलालुद्दीन याकूब जो कि साउथ अफ्रीका का था उससे विवाह कर लेती है, परंतु उसके हस्बैंड को उसके मंत्री अल्तुनिया, जलालुद्दीन याकूब को अल्तुनिया द्वारा किडनैप कर लिया जाता है और भटिंडा में अल्तुनिया उसके हस्बैंड को मार देता है। उसको मारने के बाद रजिया अल्तुनिया से विवाह कर लेती है और 1240 ईस्वी में हरियाणा के कैथल में रजिया सुल्तान को भी मार दिया जाता है। रजिया को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मारा जाता है क्योंकि वह एक महिला शासक थी। रजिया के डेथ के बाद कोई भी अच्छा राजा, अच्छा सुल्तान नहीं आया 20 सालों तक। इल्तुतमिश के वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन। इल्तुतमिश के वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन। और जो चालीसा इल्तुतमिश ने बनाया था उसी चालीसा में एक सदस्य था जिसका नाम था बलबन। रजिया के शासनकाल में रजिया उसे अमीर शिकार बुलाती थी। रजिया अमीर शिकार बुलाती थी। अमीर शिकार का एक पद होता था जो बलबन को मिला था, जिसका तात्पर्य यह था कि जब रजिया शिकार पे जाती थी तो बलबन राज करता था। इसके अतिरिक्त नसरुद्दीन ने उसे अमीर हाजिब, जो कि फॉरेन अफेयर के लिए पद था, उस पर प्रमोट किया था और उसके बाद अमीर आकुर और उलुग खां का भी पद दिया था। नसरुद्दीन शाह ने अपनी बेटी का विवाह बलबन से कर दिया और बलबन को और प्रमोट कर दिया। बलबन उसके बाद राजा बनता है। बलबन जब राजा बनता है तो ऐसा कहा जाता है एक मलिक खान बना और खान से फिर सुल्तान बना, ऐसे सेंटेंस का प्रयोग बलबन के लिए ही किया जाता है क्योंकि बलबन बहुत ही नीचे से ऊपर उठा था। परंतु बलबन गरीबों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और वह बहुत ही सख्त शासक था जो कि ब्लड और आयरन पॉलिसी को फॉलो करता है, जिसका मतलब है लौह रक्त की नीति, अर्थात वह राजपाट चलाने के लिए किसी का भी खून बहाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटता। यह सीधा और पैबोस की नीति शुरू करता है, जिसका तात्पर्य यह है कि जो भी उसके दरबार में जाएगा उसके कदमों को चूमेगा, परंतु यह उस समय के मुसलमानों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उसने सेना के लिए विभाग बनाया था जिसे हम दीवाने आरिज कहते हैं। दीवाने आरिज, यह सेना के लिए उसने एक विभाग बनाया था। बलबन ने खुद को जिल्ले इलाही की उपाधि दी, जिसका मतलब यह होता है कि ईश्वर की प्रतिबिंब, और इसके अलावा वह खुद को नियाबते खुदाई भी बुलाता है, जिसका मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधि। नियाबते खुदाई, जिसका तात्पर्य है ईश्वर का प्रतिनिधि। बलबन का बड़ा लड़का खान मोहम्मद मंगोलों से लड़ते हुए मर जाता है तो बलबन उसे खाने शहीद की उपाधि देता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमूर था। और जलालुद्दीन खिलजी द्वारा वह मार दिया जाता है। जलालुद्दीन खिलजी उसको मार के खिलजी वंश की स्थापना करता है और यहीं से खिलजी डायनेस्टी शुरू होती है। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक थी। जलालुद्दीन खिलजी बहुत ही दयालु था और नए मुसलमानों को भी दिल्ली में रहने की अनुमति दिया। वह अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को इलाहाबाद का गवर्नर घोषित करता है। जलालुद्दीन को अलाउद्दीन ने मार दिया। एक बार क्या होता है कि अलाउद्दीन को दिल्ली बुलाता है, परंतु अलाउद्दीन उसको इलाहाबाद बुलाता है और इलाहाबाद जाने पर अलाउद्दीन जलालुद्दीन को धोखे से मार देता है और ख़ुद को राजा घोषित कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारत का मध्यकालीन इतिहास में एक रूलर हुआ। मतलब इसका तात्पर्य यह है कि मध्यकालीन इतिहास में अगर कोई पूरे भारत पे रूल किया है तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने
पूरे भारत पर राज किया मध्यकालीन इतिहास में? अगर क्वेश्चन आता है मध्यकालीन इतिहास में कौन सा शासक पूरे भारत पर राज किया, तो उसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जीता और उसका सेनापति मलिक कफूर था। मलिक कफूर एक गुलाम था जिसे खरीदा गया था 1000 दिनार देके, इसीलिए 1000 दिनारी बुलाते हैं, जिसे जलालुद्दीन ने खरीदा था और अलाउद्दीन को तोहफे के तौर पे दिया था। मलिक कफूर उसका सेनापति था और अलाउद्दीन के लिए वह साउथ इंडिया को जीतता है, अर्थात साउथ इंडिया में मेनली वह देवगिरी को जीतता है। 1298 में रणथंभौर की जीत हुई, रणथंभौर को जीता और हमीरदेव को मार दिया। मंगोलों ने सबसे ज़्यादा आक्रमण इसी के समय में किया था, अलाउद्दीन के समय में किया था, और इसने मंगोलों को रोक दिया था। यह अपने शासनकाल में शराब खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और क्वेश्चन आता है कि कौन से शासक ने मध्यकालीन इतिहास में शराब खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध लगाया, तो उसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। यह धर्म और राजनीति को अलग अलग रखता था, अर्थात यह रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग रखता था, दोनों को मिक्स नहीं करता था, रिलीजन अलग पॉलिटिक्स अलग। इसने एक जासूसी विभाग बनाया था और जो इसके एजेंट होते थे उनको बारिद बुलाया जाता था, बारिद। यह नकदी में तनख्वाह देता था। यह पहला शासक हुआ जो नकदी में तनख्वाह देना स्टार्ट किया और गैर मुसलमानों को भी सेना में भर्ती किया था। जैसा कि आपको बताया गया, यह रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखता था, इसीलिए गैर मुसलमानों को की भी सेना में भर्ती करने लगा। मार्केट सुपरविजन के लिए इसने दीवानी रियासत बनाया था और इसके अलावा अलग ऑब्जर्वेशन के लिए सहाने मंडी करके विभाग बनाया था। इसने अलग अलग सामानों के लिए अलग अलग मार्केट बनाए, जैसे क्लॉथ मार्केट, कपड़ों के लिए, जनरल गुड्स के लिए अलग मार्केट और घोड़े के लिए अलग मार्केट बनाया। यह विश्व विजेता बनना चाहता था और एक नया धर्म लाना चाहता था, लेकिन मंत्री अलाउल मुल्क द्वारा रोक दिया गया। यह विश्व विजेता बनने का ख्वाब देख रहा था और एक नया धर्म लाना चाहता था, लेकिन अलाउल मुल्क द्वारा रोक दिया गया। इसने खुद को सिकंदर शाहिनी का टाइटल दिया था। खुद को सिकंदर शाहिनी का टाइटल दिया था। किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर कोई पूछे सिकंदर शाहिनी का टाइटल किसने खुद लिया था, तो सिकंदर शाहिनी का टाइटल लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यह खुद को अलेक्जेंडर द्वितीय बताता था। इसने कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया और सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए अजमेर में मकबरा बनवाता है। अमीर खुसरो इसके दरबार में अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो के लिए यह 8वां सुल्तान था और सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन के साथ रहा। अमीर खुसरो ने सितार का निर्माण किया था। अमीर खुसरो पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने पर्शियन, अरबिक और इंडियन म्यूजिक को मिक्स किया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई अच्छा शासक नहीं होता है और जो भी उसके आगे की संतानें होती हैं वो कफूर के द्वारा रिप्लेस किए जाते हैं। इसके बाद तुगलक डायनेस्टी शुरू होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेके 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक यह पहला शासक भी था और फाउंडर भी था। भारत में डाक व्यवस्था किसने शुरू किया? अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में डाक व्यवस्था किसने शुरू किया, तो इसका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। यह तुगलकाबाद का निर्माण शुरू किया परंतु पूरा न कर सका, तो उसके लड़के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा पूरा किया गया। इसके मरने के बाद, अर्थात गयासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। गयासुद्दीन तुगलक अफगानपुर में मर गया बिकॉज उसे निजामुद्दीन औलिया ने कर्ज किया था, श्राप दिया था। ऐसा कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक अफगानपुर में निजामुद्दीन औलिया के कर्ज की वजह से मर गया। कहाँ मरा था? अफगानपुर में। इसके मरने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है और इसे सनकी शासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनकी शासक या फिर प्रिंस ऑफ मनियर, सनकियों का राजकुमार। यह पागल राजा था, ऐसा लोग कहते थे, ऐसा उस टाइम के लोग कहते थे। इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, जैसे राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना, और यह फेल हो जाता है। यह बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा था और एक और एक्सपेरिमेंट करता है कि सिल्वर कॉइन की जगह कॉपर कॉइन चलाएंगे, सिल्वर कॉइन की जगह कॉपर कॉइन, बट ये डुप्लीकेसी को रोक नहीं पाता है और यह एक्सपेरिमेंट भी फेल हो जाता है। इसकी प्रजा इससे बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसके राज्य में बहुत ही ज़्यादा विद्रोह उठने लगे थे। बाहरी ताकतें भी आक्रमण करने लगी थी जिनको यह कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और
1351 AD में थट्टा में सिंध में युद्ध करते हुए मारा गया। और जब ये मारा गया तो इसका भाई फिरोज शाह तुगलक ज़बरदस्ती राजा बना दिया गया। वह बनना नहीं चाहता था लेकिन उसको ज़बरदस्ती राजा बना दिया गया। राजा बनने के बाद उसने कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एक विभाग बनाया जिसे बोलते हैं दीवाने अमीर कोही। अगर पूछे कृषि के लिए किसने विभाग बनाया तो उसे फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, जिसे कहते हैं हम दीवाने अमीर कोही। इसके मरने के बाद, किसके मरने के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद एक व्यक्ति थे अब्दुल कादिर बदायूनी। इन्होंने कहा राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह ने 3 विभाग का निर्माण किया था। फिरोज शाह ने 3 डिपार्टमेंट्स बनाए थे। कौन था? दीवाने खैरात जो चैरिटी के लिए था, दीवाने बंदगानी जो कि दासों के लिए था, और एक दारुल सफ़ा करके चैरिटेबल था, दारुल सफ़ा करके डिपार्टमेंट था जो चैरिटेबल मेडिकल था। एक्चुअली वह एक अस्पताल जैसा था जहाँ पे लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता था। इसने पहली बार जजिया कर गैर मुसलमानों पर स्थापित किया। तो जजिया कर कौन ले आया था अगर बात किया जाए तो यह लाया था फिरोज शाह तुगलक। यह पहला शासक था जो गीता और उपनिषद का अनुवाद किया था। फिरोज शाह तुगलक को प्रिंस ऑफ कनाल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके टाइम में सबसे ज़्यादा कनाल बने थे। तो सबसे ज़्यादा कनाल किसके टाइम में बने थे? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। और फुतुहुते फिरोज शाही इसकी आत्मकथा थी। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा थी। फिरोज शाह तुगलक की भी मृत्यु थट्टा सिंध में हुई थी। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद कोई भी अच्छा शासक नहीं आया, इसीलिए 1398 में तैमूर लंग अटैक करता है खिज्र खान की सहायता से और सैयद वंश की स्थापना करता है। तो सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? तैमूर लंग ने किया था। सैयद वंश में 4 राजा हुए। पहला तैमूर लंग था, दूसरा मोहम्मद शाह, तीसरा मुबारक शाह और चौथा आलम शाह। ये चारों ही बहुत ही आराम पसंद शासक थे, इसीलिए इनका शासनकाल ज़्यादा नहीं चला। और लोदी जो बहलोल लोदी था, मुबारक शाह के टाइम पे ही अटैक करना स्टार्ट किया। बहलोल लोदी बहुत ही शक्तिशाली था। वह घोड़ों का सप्लाई भी करता था। वह खिज्र खान को घोड़ों की सप्लाई करता था। उस समय जिसके पास घोड़े ज़्यादा अच्छे होते थे, ज़्यादा अच्छी नस्ल के होते थे, उन्हीं की जीत होती थी। वो मुबारक शाह के टाइम पर अटैक करता है बट सफल नहीं हो पाता है। मुबारक शाह के बाद जब आलम शाह शासन में आता है तब वह पुनः अटैक करता है और आलम शाह बिना किसी युद्ध के आराम से उसको राजपाट दे देता है। बिना किसी रक्त बहाए लोधी डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है। बहलोल लोधी था वह अफ़गानी था। क्या था? अफ़गानी था। तो बहलोल लोधी के पहले जो शासक थे वो सब के सब तुर्की थे और बहलोल लोधी से अफ़गानों का शासन शुरू हुआ। बहलोल लोधी नोबल अफ़गानियों का बहुत सम्मान करता था, सबको बराबर समझता था और सबका सम्मान करता था। बहलोल लोधी का लड़का था सिकंदर लोधी और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। सिकंदर लोधी को गजे सिकंदरी का उपाधि मिला था। तो गजे सिकंदरी का उपाधि किसे मिला था? सिकंदर लोधी को। यह गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। इसका लड़का इब्राहिम लोधी था। बहलोल लोधी जितना ही विनम्र स्वभाव का था, इब्राहिम लोधी उतना ही क्रूर स्वभाव का था। इसी वजह से उसके टाइम में उसकी सेना में हमेशा असंतोष रहता था और जो भी अफ़गानी थे उनसे लड़ने में ही इसका ज़्यादातर समय व्यतीत हुआ। इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में एक युद्ध होता है जिसमें राणा सांगा जीत जाते हैं परंतु अपना एक हाथ खो देते हैं। राणा सांगा की जीत हुई परंतु उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया। फिर इब्राहिम लोधी का जो लड़का था दिलावर खान लोधी, इब्राहिम लोधी का लड़का दिलावर खान और चाचा आलम खान। तो बहलोल लोधी का लड़का दिलावर और चाचा आलम और राणा सांगा तीनों मिलकर बाबर को इनवाइट करते हैं कि वह आए और इब्राहिम लोधी से
जंग लड़े। बाबर तुगलिमा तरीके से टेक्निक से युद्ध करता है और 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो बाबर को अटैक के लिए किसने बुलाया? इब्राहिम का लड़का दिलावर, आलम खान और राणा सांगा, तीनों लोग बुलाते हैं और पानीपत का पहला युद्ध 1526 में होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना की दुगनी थी, परंतु उसकी सेना में पहले तो असंतोष था और दूसरी बात बाबर की सेना ज़्यादा ट्रेंड थी, ज़्यादा युद्ध लड़ी थी, ज़्यादा अनुभव था। इसके अतिरिक्त बाबर के पास तोपें थी, इसीलिए बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा में युद्ध होता है और बाबर पुनः जीत जाता है। 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध होता है जिसमें बाबर और मेदिनी राय की युद्ध होती है, फाइट होती है, जिसमें बाबर जीत जाता है। 1529 में घाघरा में बाबर और अफगानों की लड़ाई होती है और बाबर पुनः जीत जाता है। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर बागीचे का बड़ा शौकीन था। बाबर का मकबरा चारबाग शैली में आराम बाग आगरा में बना हुआ था। इसके अतिरिक्त उसने बहुत सारे बागीचे बनवाए, बहुत सारे पार्क बनवाए, जो कि सारे के सारे ऑक्टोगोनल स्टाइल में बने हुए थे, ऑक्टोगोनल पार्क थे। बाबर ने दिल्ली में एक लोधी पार्क बनाया, वो भी एक कैसा पार्क था? ऑक्टोगोनल पार्क था, ऑक्टोगोनल पार्क था। बाबर का जन्म फरगना में हुआ था और पानीपत से पहले बाजौर और भेरा में भी युद्ध लड़ा था, जिसमें उसी की जीत हुई थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंडाल। हुमायूं शासक बना। हुमायूं का तात्पर्य होता है फॉर्चुनेट, अर्थात भाग्यशाली, लेकिन वह उतना ही अनफॉर्चुनेट था। क्या था? अनफॉर्चुनेट था, अर्थात अभागा था। 1531 ईस्वी में बैटल ऑफ देवरा हुमायूं और शेरशाह के बीच में होता है, जिसमें हुमायूं जीतता है। पुनः 1533 में वह दीन पनाह शहर में लाइब्रेरी बनवाता है। 1539 में बैटल ऑफ चौसा होता है हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसमें शेरशाह जीतता है। 1540 ईस्वी में बैटल ऑफ चौसा होता है, जिसमें शेरशाह जीतता है और हुमायूं जान बचाकर वहाँ से भागता है और भागते हुए कहाँ जाता है? अमरकोट में। और अमरकोट में जाने के बाद वहाँ पे वो हमीदा बानो से शादी करता है। अमरकोट में हमीदा बानो से क्या करता है? विवाह करता है और 2 साल वहाँ पर व्यतीत करता है। इसी 2 साल के ड्यूरेशन में 1542 में अकबर की जन्म हुआ था, अकबर पैदा हुआ था 1542 में। इसके पश्चात वह पर्सिया चला जाता है, शाह थॉमस से सहयोग मांगता है, हेल्प मांगता है और पुनः 1555 में बैटल ऑफ सरहिंद होता है हुमायूं और शेरशाह के बीच में और हुमायूं जीत जाता है। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की पत्नी का नाम था हमीदा बानो। इसका मकबरा दिल्ली में बना था। 23 नवंबर 1542 को अमरकोट में अकबर पैदा हुआ था। इसकी बहन थी गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा लिखा था। मुगल इतिहास के प्रसिद्ध सम्राट हुमायूं का पुत्र अकबर था। अकबर के अलावा अन्य भी बेटे थे, परंतु शासक अकबर बना तो अकबर के बारे में जिक्र करते हैं। आइए देखते हैं। इसके अन्य बेटों का नाम देखना चाहें तो देख लें। अमर मिर्ज़ा, शहजादा मिर्ज़ा, मोहम्मद हकीम और फारूक फाल मिर्ज़ा था। अकबर 1556 से 1605 तक शासन करता है और अकबर के शासक बनते ही जब वो 13 साल का था तब पहला युद्ध 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, यह हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू और अकबर के बीच में होता है और अकबर के प्रमुख सेनापति जमान खान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। 1562 में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। 1567 ईस्वी में राणा उदय सिंह मेवाड़ हार गए। इस युद्ध में एक्चुअली यह 6 महीने से ज़्यादा चला था, जिसमें यह युद्ध सालों से चल रहा था, परंतु बीच बीच में गैप हो जाता था। फिर यह युद्ध एक क्रम में 6 मंथ तक चला, जिसमें अकबर राणा उदय सिंह के किले में घुस नहीं पाया था, परंतु 6 माह से युद्ध चलने के कारण खाने पानी का अभाव होने लगा, जिसकी वजह से राणा उदय सिंह गुप्त मार्ग से सारा खजाना लेकर निकल गए थे और अकबर मेवाड़ पर
आधिपत्य स्थापित कर लिया। 1563 में तीर्थकर को खत्म किया। 1571 में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। 1573 में गुजरात पर विजय प्राप्त किया। गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद 1575 ईस्वी में विभिन्न धर्मों के लिए उनकी नेताओं को इकट्ठा करने के लिए उसने एक इबादत खाना खुलवाया। 1576 में जो अकबर का मेन मिनिस्टर था वह मान सिंह और महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। मान सिंह और महाराणा प्रताप, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई, परंतु महाराणा प्रताप जीवन पर्यंत कभी भी अकबर की आधिपत्य को स्वीकार नहीं किए और संघर्ष करते रहे। 1578 में जो इबादत खाना उसने बनवाया था उसने सभी धर्मों के लिए खोल दिया, चाहे वो सूफी हो, शिया हो, ब्राह्मण हो, जैन हो, ईसाई हो, यहूदी हो, किसी भी धर्म का हो, अकबर ने सबके लिए इबादत खाने का दरवाज़ा खोल दिया। 1580 में रेवेन्यू को कंट्रोल करने के लिए अकबर ने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसे हम आईने दसाला बुलाते हैं, आईने दसाला के नाम से जानते हैं। 1582 में अकबर एक धर्म बनाना चाहता था जिसमें सभी धर्मों के लिए हो, सब रूप धर्म, जिसका नाम था दीन इलाही, परंतु अकबर इसमें सफल न हो सका। 1601 ईस्वी में आसिरगढ़ के किले पर अकबर को विजय प्राप्त हुई। यह अकबर का अंतिम विजय था। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में बना है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर ने जजिया और तीर्थकर को समाप्त किया। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे: बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह और टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजुद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना। और अबुल फजल ने अकबर आईने अकबरी लिखा हुआ है। आईने अकबरी बुक किसने लिखा है? अबुल फजल ने। आईने अकबरी जिसे हम दरबारे अकबरी भी कहते हैं। इस आईने अकबरी का नाम और क्या है? दरबारे अकबरी। अकबर ने आगरा और इलाहाबाद का किला बनवाया। फतेहपुर सिकरी में शीश महल और जोधाबाई महल बनवाया था। फतेहपुर सिकरी में शीश महल और जोधाबाई महल किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। तुलादान की शुरुआत अकबर ने की थी। तुलादान में वह जोधाबाई के वजन के बराबर एकादशी के पर्व पर दान करता था, जिसे तुलादान कहते थे। अकबर के 3 पुत्र थे: सलीम, मुराद और दानियाल। सलीम, जिसे हम जहांगीर भी कहते हैं, वह शासक बना। तो आइए जहांगीर के बारे में देखते हैं। जहांगीर 1605 से 1627 तक शासक रहा। जहांगीर या सलीम 1605 ईस्वी पूर्व से 1627 ईस्वी तक शासक बना रहा। इसकी पत्नियां बहुत सारी थीं, परंतु उसमें मेहरुन्निसा या नूरजहाँ का जिक्र आता है। तो हम मेहरुन्निसा और नूरजहाँ के बारे में देखते हैं। जहांगीर को किंग ऑफ जस्टिस भी कहा जाता था। किंग ऑफ जस्टिस कहा जाता था क्योंकि इसने न्याय की जंजीर लगवाई थी। कहाँ पे लगवाई थी? आगरा में। किसकी थी? वह सोने की थी। तो न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो जहांगीर ने लगवाई थी, सलीम ने लगवाई थी। आगरा में सोने की थी। नूरजहाँ के पिता का नाम था मिर्ज़ा ग्यास बेग। नूरजहाँ के पिता का क्या नाम था? मिर्ज़ा ग्यास बेग। और इसको एतमाद का टाइटल दिया। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। 1608 में पहला ब्रिटिशर आया जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, और दूसरा ब्रिटिशर था सर थॉमस रो। और उसी समय फिर सूरत की फैक्ट्री बनी। तो जहांगीर के टाइम पे पेंटिंग चरम पे था। क्वेश्चन है, पेंटिंग चरम पर था किसके टाइम पे? तो जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में था। जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो मिर्ज़ा, परवेज़ मिर्ज़ा, मोहम्मद खुर्रम और जहांदार मिर्ज़ा और शहरयार मिर्ज़ा। परंतु मोहम्मद खुर्रम, जिसे हम शाहजहां भी कहते हैं, वह शासक बना। मोहम्मद खुर्रम
शाहजहां 1627 से 1657 तक शासन करता है। नूरजहां जो कि मोहम्मद खुर्रम की माँ थी, नूरजहां के भाई आसिफ खान की पुत्री अर्जुबंद बानो बेगम, जिसे मुमताज़ कहा जाता है, यह शाहजहां की पत्नी थी। आर्किटेक्चर और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इसके टाइम पे चरम पे था, शाहजहां के टाइम पे, और जहांगीर के टाइम पे पेंटिंग चरम पे था। तो आर्किटेक्चर और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किसके टाइम पे चरम पे था? तो शाहजहां के टाइम पे था। शाहजहां ने रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, दिल्ली मोती मस्जिद, तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, जिसमें 1631 से 1653 ईस्वी तक बना था, 22 सालों में बना था। इसमें 1000 हाथी, 50,000 वर्कर लगे थे। इसमें आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लहरी और उस्ताद ईसा खान थे। इसने शालीमार गार्डन भी बनवाया था। 1651 में ब्रिटिश को हुगली से भगाया था शाहजहां ने। शाहजहां का मकबरा आगरा में बना था। शाहजहां का मकबरा कहाँ बना था? आगरा में बना था। इसके संतान थे, इसकी 4 संतानें थी, जिनमें उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, इसीलिए चारों का नाम जरूरी है। तो पहली संतान थी दारा शिकोह, दूसरा शाह शुजा था, तीसरा औरंगजेब और मुराद बख्श था। इनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होने का मेन रीज़न ये था कि शाहजहां ने कोई क्लियर नोटिस नहीं दिया कि कौन सुल्तान बनेगा, कोई क्लियर प्लानिंग नहीं थी कि कौन सुल्तान बनेगा और क्यों बनेगा। दारा शिकोह शाहजहां के पास रहता था, दारा शिकोह शाहजहां के पास रहता था, और शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श दूर रहते थे। अर्थात कोई बंगाल की प्रोविंस को देख रहा था, कोई अहमदाबाद की प्रोविंस को देख रहा था। एक बार शाहजहां बीमार पड़ता है तो दारा शिकोह उस न्यूज़ को दबा देता है, या फिर शाह शुजा और औरंगजेब, मुराद बख्श तक शाहजहां की कोई न्यूज़ नहीं पहुंच पाती है। इससे तीनों भाइयों में मतभेद होने लगता है कि दारा शिकोह शासक बनने के लिए कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। शाह शुजा वहाँ से बंगाल से सेना लेकर निकलता है, परंतु दारा शिकोह द्वारा हरा दिया जाता है। इसके बाद औरंगजेब अत्यंत ही कूटनीतिज्ञ था, वह मुराद बख्श के साथ मिलकर एक ट्रीटी साइन करता है और दोनों मिलकर दारा शिकोह को हरा देते हैं। बाद में औरंगजेब धोखे से मुराद बख्श को भी मार देता है और दारा शिकोह भी एक कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है और काफिर घोषित करते हुए उसे मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है। तो इस वार ऑफ सक्सेशन में 4 प्रमुख युद्ध हुए थे। पहला था धर्मत का युद्ध, जो कि 1658 में हुआ था। दूसरा था सामूगढ़ का युद्ध, वो भी मई 1658 में हुआ था। फिर खानवा का युद्ध 1669 में हुआ था जनवरी में, और अंतिम था देवराई का युद्ध 1659 में हुआ था अप्रैल में। इन चारों युद्धों में जब सामूगढ़ का युद्ध हुआ, सामूगढ़ का जब युद्ध हुआ तो सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने आगरा पर अधिकार कर लिया। कहाँ पे अधिकार कर लिया? आगरा पर। और जब आगरा पर अधिकार किया तो वहाँ पर उसने शाहजहां को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। तो अंतिम युद्ध था खानवा का युद्ध और देवराई का युद्ध, जिसमें औरंगजेब की जीत होती है और दारा शिकोह को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। मारने के पश्चात उसे पूरे शहर भर में हाथी पर रख के घुमाया जाता है। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। पहली बार जब वो सामूगढ़ का युद्ध जीता, मतलब आगरा पे विजय प्राप्त किया, तब उसका कोरोनेशन हुआ। और दूसरी बार जब खानवा और देवराई का अंतिम निर्णायक युद्ध जीतने के बाद 1659 में हुआ। तो 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था? तो औरंगजेब का हुआ था। औरंगजेब खुद को आलमगीर या जिंदा पीर बुलाता था। आलमगीर का मतलब है विश्व विजेता और जिंदा पीर का मतलब है जिंदा संत। तो औरंगजेब ने झरोखा दर्शन, नवरोज एवं तुलादान बंद करवा दिया। ये तीनों चीज़ों को किसने बंद कराया? अगर क्वेश्चन आता है तो औरंगजेब ने। औरंगजेब ने पत्नी का मकबरा, जो उसकी पत्नी थी उसका मकबरा औरंगाबाद मुंबई में बनवाया था। इसे ब्लैक ताजमहल भी कहा जाता है। यह गैर मुसलमानों के प्रति एक जजिया कर जैसी भेदभावपूर्ण नीति लाता है। अर्थात जजिया कर को पुनः कौन लाता है? तो औरंगजेब लाता है, जिसे अकबर ने ख़त्म किया था। औरंगजेब के शासनकाल में बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, परंतु औरंगजेब के दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे, हिंदू वर्कर थे। तो अगर क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा हिंदू वर्कर या हिंदू मनसबदार किसके दरबार में थे, तो उसका आंसर होगा औरंगजेब के दरबार में थे। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में बना था, जहाँ पे उसकी पत्नी का बना था। औरंगजेब के टाइम पर ही छत्रपति शिवाजी थे।
इनका जन्म सिवनेर में हुआ था। 1627 AD में महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। माता का नाम जीजाबाई था। गार्जियन का नेम दादाजी कोंडदेव था। गुरु का नाम समर्थ रामदास था। इन्होंने विद्रोह किया क्योंकि जो बीजापुर का सम्राट था, शासक था, उसने इनके पिताजी को बंदी बना लिया था। पहला किला इन्होंने तोरण को जीता था और इन्होंने कुल 25 किले जीते थे। बीजापुर का शासक आदिल शाह जो था, वह अफजल खान को भेजता शिवाजी को मारने के लिए। एक्चुअली वह संधि के लिए बुलाता है, परंतु धोखे से शिवाजी को मारना चाहता है, परंतु शिवाजी समझदार थे, हाथों में बगनक लिए हुए थे और अफजल खान को वह मार देते हैं। शाइस्ता खान शिवाजी को हरा देता है, परंतु बंदी नहीं बना पाता है। जय सिंह शिवाजी को 1665 में हराता है और ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होता है। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब साइन होता है? 1665 में। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा में बुलाया था मिलने के लिए, परंतु वह उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करता है और उनको हाउस अरेस्ट कर देता है। परंतु शिवाजी वहाँ से भाग निकलते हैं और 1674 ईस्वी में खुद को रायगढ़ का राजा घोषित करते हैं और उनको टाइटल मिलता है छत्रपति और हिंदू धर्म धारक। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और उनके पुत्र संभाजी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करते हैं और 1689 में संभाजी को औरंगजेब द्वारा मार दिया जाता है। उनका लड़का साहू को बंदी बना लेता है। औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह को मार दिया था। वह गुरु तेग सिंह बहादुर को ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए फोर्स कर रहा था। उनके शिष्यों को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल देता है, उनके शिष्यों को बीच से काट देता है, परंतु तेग बहादुर नहीं हिलते हैं और इस्लाम को नहीं कबूल करते हैं और वह अपनी जान दे देते हैं। 10वें गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ का निर्माण 1699 में करते हैं। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह और शाह आलम प्रथम राजा शासक बनता है। औरंगजेब के 4 लड़के थे, जिसमें से बहादुर शाह प्रथम अथवा शाह आलम प्रथम शासक बनता है। बहादुर शाह ने शाहू को रिलीज कर दिया और शाहू ने खुद को पूर्ण का राजा घोषित किया। यहीं से मुग़ल पावर का डिसेंट्रलाइजेशन या फिर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। मुग़लों ने सिखों और राजपूतों से मित्रता शुरू कर दी थी। अब्दुल्ला खान और हुसैन खान 2 भाई थे जिनको सैयद ब्रदर कहते थे। ये दोनों किंग मेकर थे और इन्होंने फारूक सियार को राजा बनाया था। तो किंग मेकर द्वारा फारूक सियार पहली बार राजा बना, जो कि 1713 से 1719 तक राजा था। इसी के टाइम में मैग्ना कार्टा का हस्ताक्षर होता है और इसी समय पे 4 विदेशी ताकतें भारत में आती हैं। 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है। 1502 में पहला पुर्तगीज़ गोवा में आता है। 1602 में डच भारत में आते हैं। 1599 में ब्रिटिश भारत में आते हैं। सैयद ब्रदर ने फारूक सियार को बालाजी की सहायता से मार दिया। सैयद ब्रदर जो किंग मेकर थे, ये फारूक सियार को बालाजी की सहायता से मार देते हैं और राशिद उद रजत जो कि 6 महीने में मर गया और रफ़ीउद्दौला जो कि 3 महीना में मर गया, ये किंग मेकर द्वारा राजा बनाए जाते हैं। और इनकी मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह रंगीला को किंग मेकर राजा बनाते हैं, जिसकी 100 से ज़्यादा रानियाँ थी और यह 28 साल तक राज्य करता है। यह सभी राज्यों को ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दे देता है, अर्थात खुद से अपना शासन चलाओ। 1739 ईस्वी में नादिर शाह भारत पर अटैक करता है और मोहम्मद शाह रंगीला को बैटल ऑफ करनाल में बंदी बना लिया जाता है। नादिर शाह 2 महीने के लिए राज्य किया और वापस पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा लेकर वापस चला गया। 1740 में बाजीराव ने दिल्ली को घेर लिया और 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो जाती है। 1613 में ब्रिटिश भारत में पहली फैक्ट्री लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं? सूरत में लगाते हैं। ब्रिटिश का व्यापारिक फेज 1757 से 1813 तक था। ब्रिटिश का व्यापारिक फेज 1757 से 1813 तक था, जिसमें वो एक्सट्रैक्शन ऑफ रिवेन्यू करते हैं। एरा ऑफ फ्री ट्रेड 1813 से 1857 तक था। एक्चुअली इस ड्यूरेशन में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। उन्हें
धन की बहुत आवश्यकता थी, तो वह यहाँ से धन को लूट कर ले जाते थे। उसके अतिरिक्त उनको एक मार्केट की भी आवश्यकता थी, तो वह भारत से रॉ मटेरियल लेकर जाते थे और उसका फिनिश प्रोडक्ट बनाकर वापस लाकर इंडिया में ही बेचते थे। मतलब इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे, वहाँ बना के वापस ले आके इंडिया में ही बेचते थे, जिससे उन्हें मुफ्त का रॉ मटेरियल मिलता था और फिर यहीं का सामान यहीं पर बेचकर उससे पैसा भी कमाते थे। अर्थात वह इंडिया के रिसोर्सेज का ड्रेनेज कर रहे थे। 1880 में ब्रिटिश ने सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाया। कहाँ पे बनाया? मद्रास में बनाया। और उससे पहले सेंट विलियम फोर्ट कोलकाता में बनाया। अंग्रेज़ों का भारत में प्रभुत्व या असेंडेंसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। तो आइए देखते हैं भारत में अंग्रेज़ कैसे आगे बढ़ते हैं। उस समय की अगर बात की जाए तो भारत में लगभग 6 रीजनल पावर थे। भारत में 6 रीजनल पावर थे। अगर उसको हम मैप से देखते हैं तो ये जो बंगाल प्रोविंस था, बंगाल, ये बंगाल सिर्फ बंगाल नहीं था, ये बंगाल प्लस बांग्लादेश प्लस उड़ीसा प्लस असम प्लस बिहार, ये सब मिला के बंगाल था। और यहाँ का नवाब बना सिराजुद्दौला। यहाँ का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। इसके अतिरिक्त यह मैसूर वाला पोर्शन था, यह हैदर अली के कंट्रोल में था। इसके अतिरिक्त निज़ाम यहाँ पर हैदराबाद को संभालते थे। और इसके अतिरिक्त मराठा यहाँ बीच में गुजरात को लिए हुए पूरा फैले हुए थे। मराठाओं के ऊपर इधर में राजपूत और इधर में अवध, उसके ऊपर पंजाब प्रोविंस था। अब ब्रिटिशर्स ने पहले 1756 में जब सिराजुद्दौला राजा बना तो सिराजुद्दौला ने सेंट विलियम फोर्ट जो कि कोलकाता में है उस पर अटैक कर दिया। किस लिए अटैक किया? क्योंकि अंग्रेज़ उसको टैक्स नहीं दे रहे थे और वह विजय प्राप्त करता है और वहाँ पर 122 लोगों को एक सकरे कमरे में बंद कर देता है, जिससे ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना होती है और 122 लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। इसके पश्चात ब्रिटिश मीर जाफ़र जो कि सिराजुद्दौला का मिनिस्टर था, उसे ब्राइब करते हैं, उसे पैसा देकर फोड़ लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है जिसमें सिराज हार जाता है। तो किसके विश्वासघात की वजह से हारता है? मीर जाफ़र के विश्वासघात की वजह से हारता है। अगेन सिराज के हारने के बाद ये मीर जाफ़र को बंगाल का शासक बना देता है, जो कि सिर्फ नाम का शासक था और ब्रिटिश इसे सैलरी देते हैं। 2 साल तक जब सैलरी नहीं मिलती है तब इसमें असंतोष फैल जाता है और फिर ये डच के साथ मिलकर, किसके साथ? डच के साथ मिलकर ये फिर बैटल ऑफ बेदारा होता है 1759 में बैटल ऑफ बेदारा होता है, जो कि ब्रिटिश और मीर जाफ़र के बीच में होता है। मीर जाफ़र डच के साथ मिलकर ये युद्ध करता है, परंतु मीर जाफ़र हार जाता है। मीर जाफ़र के हारने के बाद यह इसके दामाद मीर कासिम को, इसके दामाद था मीर कासिम, उसको बंगाल का शासक बना देते हैं। इसी ड्यूरेशन में 1760 में एंग्लो फ्रेंच वार होता है। क्या होता है? एंग्लो फ्रेंच वार। यह कई बार होता है, जिसमें लास्ट टाइम एंग्लो फ्रेंच वार 1760 में होता है, जिसे बैटल ऑफ बांडीवास कहते हैं। इसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं और यहीं से फ्रांसीसी इंडिया से एलिमिनेट हो जाते हैं। मीर कासिम को अंग्रेज़ बंगाल का शासक बना दिए थे। अब मीर कासिम में भी धीरे धीरे असंतोष फैलने लगता है और 1764 में मुग़लों के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? मुग़लों के साथ मिलकर, मुग़ल नवाबों के साथ मिलकर और हेक्टर मुनरो के बीच में यह युद्ध होता है बक्सर में। तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, ब्रिटिश और मीर कासिम और मुग़लों के साथ होता है, जिसमें मीर कासिम हार जाता है, नवाब भी हार जाते हैं और बक्सर का युद्ध ने डिसाइड कर दिया कि ब्रिटिश अब मास्टर हैं इंडिया के। बक्सर के युद्ध से अब ब्रिटिशर्स भारत में एक रीजनल पावर बन के उभरे। अर्थात अगर मैप देखा जाए तो यह बंगाल का रीजनल पावर अब ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था।
क्लाइव ने भारत को रीजनल पावर के रूप में स्थापित कर दिया। किसको? ब्रिटिश को। ब्रिटिश को भारत में रीजनल पावर के रूप में स्थापित कर दिया। इस बंगाल के युद्ध के बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, जिसके अंतर्गत शाह आलम द्वितीय ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर दीवानी मतलब सिविल और निजामत मतलब क्रिमिनल राइट्स ब्रिटिश को दे देते हैं। अर्थात अब बंगाल का दीवानी अर्थात सिविल और निजामत मतलब क्रिमिनल राइट्स भी ब्रिटिश के पास चले गए। जैसा कि आपको मैप से अभी समझाया था, कि ये जो बंगाल प्रोविंस है, इस बंगाल प्रोविंस पे अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया। इधर में मैसूर था जो हैदर अली के कंट्रोल में था, और इसके ऊपर मराठा थे, यहाँ बीच में निज़ाम थे। तो अब अंग्रेज़ों की नज़र थी मैसूर वाले क्षेत्र पर, और इसमें 4 युद्ध होते हैं। एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, जिसमें पहला युद्ध 1766 से 1769 तक होता है, जिसमें हैदर अली जीत जाता है और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होता है, जिसके अंतर्गत अगर हैदर अली पर कोई भी अटैक करेगा तो अंग्रेज़ उसका सपोर्ट करेंगे, परंतु अंग्रेज़ ऐसा नहीं करते हैं और इस ट्रीटी का वायलेशन होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 होता है, जिसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होता है। तीसरा आंग्ल और मैसूर युद्ध 1790 से 1792 होता है, जो कि श्रीरंगपट्टनम में की संधि होती है। इसमें टीपू सुल्तान की हार होती है। एक्चुअली जो दूसरा वार हुआ था, इसमें 1780 से 1782 तक हैदर अली लड़ा था। 1782 से 1780 से 82 तक 2 सालों तक हैदर अली लड़ा था, परंतु 1782 में कैंसर की वजह से हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और 1784 में टीपू सुल्तान शासक बनता है। इस युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकलता है और एक ट्रीटी साइन होती है। हालांकि मॉरल विक्ट्री की अगर बात की जाए, किसकी भी बात की जाए मॉरल विक्ट्री की, तो वह टीपू की हुई थी। और 1790 से 92 में तीसरा युद्ध होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? हार हो जाती है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इस श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत 60% टीपू सुल्तान का राज्य चला जाता है। इसके अतिरिक्त टीपू सुल्तान के दोनों बच्चे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इस संधि के तहत अब टीपू सुल्तान को सैलरी मिलती है, अर्थात उसका सारा पॉलिटिकल पावर चला जाता है। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। एक्चुअली यह युद्ध अफ़गान जब मुग़लों पर अटैक करते हैं, तब मुग़ल मराठों से सहयोग मांगते हैं। मराठा सहयोग के लिए जाते हैं, परंतु इसमें मराठों की बुरी तरीके से हार होती है, और इस युद्ध में विश्वास राव और सदाशिवराव भाऊ का अब्दाली द्वारा मार दिए जाते हैं। इस युद्ध के बाद इतना ठेस पहुंचा था, इतना दुखी हुए थे कि बालाजी बाजीराव जो कि पेशवा थे, बालाजी बाजीराव क्या थे? पेशवा थे। वह डिप्रेशन में चले गए, और 6 महीने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। 6 मंथ के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई, तो पेशवा जो पोस्ट था ये हायरार्की होता था, अर्थात पेशवा का लड़का ही पेशवा बनेगा। तो बालाजी बाजीराव के लड़के थे माधव राव। बालाजी बाजीराव के लड़के कौन थे? माधव राव। बालाजी के लड़के थे माधव राव, यह पेशवा बनते हैं, और 1772 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1772 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद इनका लड़का नारायण राव पेशवा बनता है। नारायण राव पेशवा बनता है। अब बालाजी का एक भाई था रघुनाथ राव। बालाजी का भाई कौन था? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव भी पेशवा बनना चाहता था, तो रघुनाथ राव नारायण राव का एसेसिनेशन करा देता है। रघुनाथ राव नारायण राव का क्या कराता है? एसेसिनेशन कराता है, और खुद बन जाता है पेशवा। परंतु जब इनका एसेसिनेशन होता है, तब इनकी पत्नी गंगूबाई प्रेग्नेंट थी, और यह एक पुत्र को जन्म देती हैं, जिसका नाम था सवाई माधव राव। अब एक मंत्री थे, एक इनके मिनिस्टर थे, जिनका नाम था नाना फडणवीस। बाबा फडणवीस थे, और नाना फडणवीस थे। नाना फडणवीस
सवाई माधवराव को पेशवा बनाना चाहते थे। अतः वह बाकी मिनिस्टर्स के साथ मिलकर सवाई माधवराव को पेशवा बनाते हुए उनके बिहाफ पर शासन करना शुरू कर देते हैं, जो कि रघुनाथ राव को पसंद नहीं आता है। और रघुनाथ राव पहुंच जाता है अंग्रेज़ों के पास, ब्रिटिश के पास। और ब्रिटिश के पास जब वो पहुंचता है तो उस समय वो साइन करता है ट्रीटी ऑफ सूरत। तो ट्रीटी ऑफ सूरत को समझाने के लिए मैंने आपको इतना बैकग्राउंड बनाया कि रघुनाथ राव पेशवा बनने के लिए ट्रीटी ऑफ सूरत को 1775 में साइन करता है। और जब वह ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करता है तो उस समय भारत में 3 प्रोविंसेस थे। अंग्रेज़ों ने अपना 3 प्रोविंस बनाया था। एक था बंगाल का प्रोविंस, और एक था बॉम्बे का प्रोविंस, और एक था मद्रास का प्रोविंस। अब बंगाल का उसमें गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अब जो बॉम्बे के ब्रिटिश थे, जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर को ट्रीटी ऑफ सूरत को साइन किया था। और जो नाना फडणवीस थे ये चले गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास, और इन्होंने साइन किया ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके किसके बीच में था? ब्रिटिश और नाना फडणवीस के बीच में था। और रघुनाथ ने साइन किया ट्रीटी ऑफ सूरत किसके साथ? वो गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे वाले गवर्नर के साथ इन्होंने किया। अब फडणवीस का ये कहना था कि जब मैंने ट्रीटी साइन कर ली है तो बॉम्बे के गवर्नर जनरल को रघुनाथ राव को शेल्टर नहीं देना चाहिए। अर्थात उनका यह कहना था कि 1776 की जो ट्रीटी थी वह बंगाल की जो ट्रीटी है वो बॉम्बे वाले गवर्नर जनरल उसका वायलेशन कर रहे हैं। और इसीलिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है जो कि 1775 से 1785 तक चलता है। और इसके बाद होता है ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में। और इस युद्ध में ब्रिटिश की हार होती है। ब्रिटिश की क्या होती है? हार होती है। और इसमें ब्रिटिश की हार होती है। इसके पश्चात उस समय मराठा जो थे वो आपस में बिखरे हुए थे। एक्चुअली जो मराठा थे वो 5 भागों में बटे हुए थे। एक थे भोसले जो नागपुर देखते थे, सिंधिया ग्वालियर देखते थे, पेशवा होलकर इंदौर देखते थे, पेशवा पुणे देखते थे, गायकवाड़ बड़ौदा देखते थे। ये पांचों मिलकर पूरे मराठा साम्राज्य को चला रहे थे छत्रपति के नाम पर। और ये आपस में लड़ते रहते थे। और आपस में लड़ते थे तो जो होलकर थे, एक बार होलकर ने पेशवा पर और सिंधिया पर अटैक कर दिया और ये दोनों हारने लगे। होलकर के अटैक का कारण था कि होलकर के भाई को इन लोगों ने मारा हुआ था। और जब इन पे अटैक किया तो पेशवा ने एक गलती की। पेशवा उसमें ये थे रघुनाथ के लड़के बाजीराव टू। रघुनाथ के लड़के बाजीराव टू ये चले गए ब्रिटिश के पास हेल्प मांगने। और जब ब्रिटिश के पास हेल्प मांगने पहुंचे तब साइन हुआ ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 में। और ट्रीटी ऑफ बेसिन के तहत 6000 ट्रूप्स स्थापित किए जाएंगे मराठा के टेरिटरी में। और यह बात सिंधिया और होलकर को, भोसले को या किसी को मंजूर नहीं थी। और 6000 ट्रूप्स का बनना ही इन लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। ट्रीटी ऑफ बेसिन कहा जाता है कि ये की थी, चाबी थी भारत में अंग्रेज़ों की मजबूती की। ट्रीटी ऑफ बेसिन, यहीं से अंग्रेज़ भारत में बहुत मजबूत हो गए। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 में। इसमें अंग्रेज़ों की जीत होती है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 1818 तक, जिसमें 1817 में जब ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन हुआ तो ये युद्ध खत्म हो गया। और यहीं से अंग्रेज़ पूरी तरीके से भारत में एक पावर की तरह स्थापित हो गए। अब जब यह स्थापना हो गई, एक्चुअली जब पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो उसमें ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की बुरी तरीके से हार हुई थी। और जब यह हार हुई थी तब इन्होंने 1 मिलियन का लोन अप्लाई किया था। कहाँ पे अप्लाई किया था? ब्रिटेन में। किसने अप्लाई किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और जब यह लोन अप्लाई किया तब ब्रिटेन ने एक सीक्रेट कमेटी बनाई। और उस सीक्रेट कमेटी का काम था कि जाओ और देखो क्या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की ज़रूरत थी कि नहीं थी। और जब यह रिपोर्ट बनी तब यह पता चला कि उनकी फैमिली रिवाइवलरी, जो मतलब पारिवारिक विवाद के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पढ़कर ये युद्ध किया और भारी नुकसान का सामना किया। इसीलिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया। उस समय फॉक्स की सरकार थी।
और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, जिसका मेन कार्य था कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब अब ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल करना चाहता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत करप्शन होता था, तो उस करप्शन को रोकना कि जो उसके अधिकारी हैं वो डायरेक्ट किसी भी राजा से ट्रेड नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, किसी भी राजा से ब्राइब नहीं लेंगे। उसके जो कर्मचारी हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए, करप्शन को कम करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट अब इंटरफियर करने लगा था, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो दो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही थी। एक कमर्शियल एक्टिविटी जो कि ट्रेड के लिए यूज होता था, और एक पॉलिटिकल एक्टिविटी, जैसे किस राजा पे अटैक करना है, किस राजा से संधि करनी है, कहाँ पे अपनी टेरिटरी को बढ़ानी है, कहाँ पे घटानी है, ये सब डिसीजन लेता था। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, जिसे वारन हेस्टिंग्स और 4 मेंबर थे। उस समय भारत में एक्चुअली 3 प्रोविंसेस थे, एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एक गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास और एक गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब बना तो इसकी पावर को बढ़ा दी गई, और इन दोनों को अब जो भी लॉ बनाएंगे, जो भी रूल बनाएंगे, उसका अप्रूवल लेना होगा। किससे लेना होगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रिपोर्ट करेंगे किसको? लंदन में रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट बनता है, और पहला सुप्रीम कोर्ट बनता है भारत में। कहाँ पे बनता है? कोलकाता में। और पहली चीफ जस्टिस थी एलिजा एम्पे। कौन थी? एलिजा एम्पे। 1784 में पिट इंडिया एक्ट आता है, जिसमें काउंसिल मेंबर को घटाकर 3 कर दिया जाता है। एक्चुअली जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें 4 मेंबर थे, उसमें से एक मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो नए मेंबर को अपॉइंट नहीं किया जाता है, तो वही अब मेंबर घटकर 3 हो जाते हैं। 1784 का जो पिट इंडिया एक्ट था, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टिव और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट क्रिएट की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, इसका मेन कारण था बोर्ड ऑफ डायरेक्टिव और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कि अब इनको सेंट्रलाइज किया जाए, अर्थात अब लंदन में बैठकर यहाँ पर हुकूमत किया जाए, यहाँ पर शासन चलाया जाए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ भी करने के लिए, चाहे वो कमर्शियल एक्टिविटी हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टिव से परमिशन लेना होता था। कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टिव डायरेक्ट परमिशन देता था, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टिव को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टिव से अप्रूवल लेना होता था, एडवाइस लेनी होती थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टिव में 6 लोग होते थे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टिव और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये 2 पोस्ट क्रिएट किए गए 1784 के पिट इंडिया एक्ट से। इसके बाद चार्टर एक्ट 1813 आता है, जिसमें ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती है, एक्सेप्ट टी ट्रेड और चाइना ट्रेड। मतलब 2 ट्रेड को छोड़कर, टी ट्रेड और चाइना ट्रेड को छोड़कर बाकी सारे ट्रेड्स में इसकी मोनोपोली ख़त्म कर दी जाती है। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। अगेन चार्टर एक्ट 1833 आता है, जिसमें टी ट्रेड मोनोपोली भी खत्म हो जाती है। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसकी पावर और बढ़ गई। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक बना। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को ख़त्म किया। इसके लिए राजा राम मोहन राय बहुत ही ज़्यादा प्रयासरत थे, बहुत ही पीछे पड़े हुए थे, और विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का समाप्त किया। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में हुआ था, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, और दयानंद सरस्वती ने एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था शुद्धि मूवमेंट। जो कन्वर्टेड मुस्लिम थे उनको वापस हिंदू बनाने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था शुद्धि मूवमेंट। और दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों को एक किताब में लिखा हुआ है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उस बुक का क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की वीडियो लेक्चर में बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत सारी जानकारियाँ आपने अर्जित की होगी। इसमें मैंने मिडिवल हिस्ट्री के साथ साथ कुछ फैक्ट्स शुरू कर दिए हमने मॉडर्न हिस्ट्री के भी, जो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर इस प्रकार से समराइज्ड या फिर इसमें किसी टॉपिक पर डिटेल्ड लेक्चर की आवश्यकता महसूस होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।